डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th अकाउंटेंसी। देखिए, हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे थे और आज का हमारा ये डिस्कशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन से रिलेटेड। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय कौन कौन से अकाउंट्स और बैलेंस शीट बनाने होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा था। देखिए, सबसे पहले एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर और उसके बाद बैलेंस शीट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है क्या। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लियर मीनिंग ये है कि रिसिप्ट मतलब कैश का आना और पेमेंट का मतलब कैश का जाना। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो अकाउंट यह रिप्रेजेंट करता है या ये शो करता है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंटिंग ईयर में कितने का कैश या बैंक से पैसा आया या कितना कैश या बैंक से पैसा गया पेमेंट के रूप में। जो पैसा आया उसे रिसिप्ट साइड दिखाना है, रिसिप्ट साइड दिखाना है, और जो पैसा एक्चुअल में कैश में जा रहा है उन पैसे को पेमेंट के साइड दिखाना है। अब हम बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कब बनाया जाता है और इसका बेस क्या है, इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। देखिए, एक नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उस अकाउंटिंग ईयर में एक कैश बुक या बैंक बुक या कैश या बैंक अकाउंट जरूर बनाती है। उस कैश बुक या बैंक बुक के बेस पे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये समरी ऑफ कैश अकाउंट या कैश बुक है। अब बात करते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जिन्हें हमें ध्यान रखना है वाइल प्रिपेयरिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए, सबसे पहले कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाएंगे उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का बेस है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कहने का मतलब ये है यहाँ पे केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जो ट्रांजेक्शन या तो कैश में हुए हैं या बैंक के थ्रू हुए हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय आपको दोनों ही नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। सर, ये दोनों नेचर के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए समझिए, ये जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है ये दो प्रकार के होते हैं, एक कैपिटल नेचर जबकि दूसरा रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर के बारे में आपने क्लास 11th में बेसिक टर्मिनोलॉजी में जरूर पढ़ा होगा। आप समझते हैं कि कैपिटल नेचर क्या है और रेवेन्यू नेचर क्या है। तो कहने का मतलब ये है ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो कि कैपिटल या रेवेन्यू दोनों ही नेचर के हो सकते हैं उन्हें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब हम समझते हैं कि कैपिटल नेचर का एग्जाम्पल क्या है। जैसे देखिए, बिल्डिंग को सेल करने से यदि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई बिल्डिंग या कोई मशीनरी सेल कर रही है तो उससे जो भी कैश आ रहा है वो कैसा रिसिप्ट है, वो कैश रिसिप्ट तो है लेकिन कैपिटल नेचर का है। चूंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर के रिसिप्ट को भी रिकॉर्ड करते हैं। उसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल क्या होगा, तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि किसी मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब में यदि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट करती है तो इन्वेस्टमेंट करने से जो भी कैश या बैंक से पैसे जा रहे हैं वही कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स होंगे। अब हम बात करते हैं कि सर रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स या इनकम्स का एग्जाम्पल क्या होगा। तो देखिए, रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंसेस हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी एक्सपेंसेस रेगुलरली बेसिस पे साल दर साल किए जाते हैं उन्हें रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर कहेंगे। जैसे कि क्या बोलते हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर्स और रेंट, सैलरी, ये इत्यादि क्या है, ये सब रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये एक्सपेंडिचर हर साल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को करने होते हैं। उसी तरीके से रेवेन्यू रिसिप्ट किसे कहेंगे, तो देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं वो मेंबर अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर साल सब्सक्रिप्शन फीस या डोनेशन जो हर साल देते हैं उन्हें ही रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहा जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा। तो देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट को समझने से पहले कुछ बातें और हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को लेना है, ट्रांजेक्शन ऐसे जो कि एक्चुअल में हुए हैं। जो होने चाहिए थे उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है, जो हुए हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं सैलरी जो है 1 लाख रुपए देने थे लेकिन कैश के थ्रू इस अकाउंटिंग ईयर में सिर्फ 60,000 का ही पेमेंट किया गया है सैलरी के रूप में। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि 60,000 ही रिकॉर्ड होंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड। चलिए अब फॉर्मेट समझते हैं। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो ऐसा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको
दो साइड में काउंटिंग करनी होगी। एक साइड डेबिट होगा जबकि दूसरा साइड क्रेडिट साइड होगा। तो डेबिट साइड में आपको रिसिप्ट और अमाउंट लिखना है। उसी तरीके से क्रेडिट साइड में, पेमेंट के साइड में आपको पेमेंट और अमाउंट लिखना है। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट चूंकि बेस्ड है किससे, समरी ऑफ कैश बुक से, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कैश या बैंक का बैलेंस रहता ही रहता है। इसलिए इनका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो उन बैलेंस को आपको जो ओपनिंग बैलेंस है उन्हें रिसिप्ट साइड दिखाने होंगे। और ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है लास्ट ईयर की, जो इस साल के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट है वहाँ पे गिवन होगी। और डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में अब यहाँ पे देखिए ध्यान रखना है कि कौन से अमाउंट को डेबिट साइड में यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए आप यदि फॉर्मेट देखेंगे तो आपको फॉर्मेट में बहुत सारी डिटेल्ड आपको क्या दिए हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस दिए हैं जो जो यहाँ पे रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल और शॉर्ट ट्रिक से आपको समझा देता हूँ, जिसे मैं एक लाइन में ही समझा देता हूँ कि यहाँ पे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते समय किन बातों को ध्यान में रखना है। देखिए रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड, रिसिप्ट में केवल उन्हीं अमाउंट्स को रिकॉर्ड करना है जो कि एक्चुअल में, मैंने वर्ड को इंफेसिस किया है एक्चुअल, एक्चुअल मतलब ऐसे रिसिप्ट्स जो कि वास्तव में हुए हैं, एक्चुअली मिले हैं। तो जो भी कैश रिसिप्ट्स एक्चुअल में हुए हैं केवल आपको उन्हें ही रिकॉर्ड करना है। समझिए, मान लेते हैं सब्सक्रिप्शन फीस, मान लीजिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अपने मेंबर से जो सब्सक्रिप्शन फीस थी वो 2 लाख रुपए मिलनी थी, लेकिन इस अकाउंटिंग ईयर में यदि 1,50,000 रिसीव हुआ है तो रिसिप्ट में आपको सब्सक्रिप्शन से केवल और केवल 1,50,000 ही शो करना है। 50,000 जो नहीं मिला है या जो रिसीवेबल है, मिलने वाला है, उन्हें हम इस अकाउंटिंग ईयर में शो नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बेस क्या है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो जितना मिला है कैश में केवल आपको वही रिकॉर्ड करना है, जैसे कि यहाँ पे 1.5 लाख ही रिकॉर्ड करना है। उसी तरीके से पेमेंट साइड में आपको, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड में केवल ओनली कैश पेमेंट्स को ही आपको रिकॉर्ड करना है, चाहे वो किसी भी नेचर को, कैपिटल नेचर के हो या आपके रिवेन्यू नेचर के हो। अब यहां पर भी आपको ये ध्यान रखना है, जितना पेमेंट होना चाहिए आपको वो रिकॉर्ड नहीं करना है, जितना पेमेंट एक्चुअल में किया गया है उतना ही रिकॉर्ड करना है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए सैलरी 1 लाख रुपए देना था, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल सिर्फ 80,000 का ही पेमेंट कैश में किया है, तो आपको पेमेंट साइड में सैलरी के रूप में सिर्फ और सिर्फ ओनली 80,000 ही शो करना है। 20,000 को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना है। ये रिकॉर्डिंग तब होगी जिस अकाउंटिंग ईयर में इसका पेमेंट होगा, उस अकाउंटिंग ईयर में उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो बैलेंस निकलता है वह है कैश या बैंक बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस निकलता है। अब आपको क्या करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड से ओपनिंग बैलेंस और जो भी रिसिप्ट ट्रांजेक्शन्स हैं उनको टैली करके उन्हें क्रेडिट साइड के पेमेंट से माइनस करना है। तो जो भी निकलेगा वो कैश या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। चलिए हम बात करते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय कौन कौन से रिसिप्ट एंड, ये देखिए आपके सामने मैं इसका फॉर्मेट रख दे रहा हूँ कि रिसिप्ट एंड पेमेंट के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। ये ट्रांजेक्शन्स आपके सामने हैं, देख लीजिए। जैसे देखिए रिसिप्ट में डोनेशन मिला, दान मिला, और जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी हो सकता है। डोनेशन जनरल पर्पस के लिए भी हो सकता है और किसी स्पेशल पर्पस के लिए भी हो सकता है। एंट्रेंस फीस आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, और लेगेसीज, उत्तराधिकार जिसे हिंदी में बोला जाता है। और डेबिट साइड में आपको रिसिप्ट में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कैपिटल नेचर का फिर भी रिकॉर्ड होगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, किसी बिल्डिंग वगैरह को बेचने से जो भी पैसा आया। और सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, लाइफ मेंबरशिप फीस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट इन डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। मान लेते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उस पर यदि कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है, यदि रिसीव हो रही है तो कैश में, तो उसे भी यहाँ लिखना होगा। फिर देखिए प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी सोर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यदि किसी प्रकार के चैरिटी सोर्स चला रही हैं और उससे यदि कोई रिसीव मिल रही है तो उन्हें आपको यहाँ पे लिखना होगा। और सेल ऑफ स्क्रैप, कुछ कबाड़ बेचने से यदि कुछ कैश आ रहा है तब भी आपको यहाँ पे लिखना है। और ग्रांट इन एड और इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, यदि इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए फंड को रिकॉर्ड किया है तब भी इसे यहाँ पे शामिल करना होगा। और अदर भी कुछ दे रखे हैं। उसी तरीके से पेमेंट में देखिए परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये सब पेमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने कितने सारे ही इसके एग्जांपल दे रखे हैं और नीचे फॉर्मेट दे रखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। डेबिट साइड देख लीजिए, फॉर्मेट में रिसिप्ट और अमाउंट है। पेमेंट साइड देख लीजिए, क्रेडिट साइड पेमेंट और अमाउंट है। ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है, सब बाकी नीचे जो भी दिए सभी ट्रांजेक्शन है, ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि कैश में हो चुके हैं। और उसी तरीके से पेमेंट साइड में आप देखिए आपको, अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे बैलेंस बीडी
ओपनिंग बैलेंस तो सर आपने बताया था कि उन्हें डेबिट साइड में लिखा जाता है, हाँ वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये ओपनिंग बैलेंस बैंक का यदि ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है, ओवरड्राफ्ट मैंने आपको क्लास 11th में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ही समझा दिया था कि फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है बैंक के केस में, पासबुक के केस में। उस तरीके से यदि ओपनिंग बैलेंस बैंक का ओवरड्राफ्ट शो हो रहा है तो आपको पेमेंट साइड वो ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए ट्रांजेक्शन्स, वेजेस एंड सैलरी, रेंट, रेट्स एंड टैक्स, ये सब कुल मिला के पेमेंट्स हैं, ऐसे पेमेंट्स हैं जो कि कैश में एक्चुअल में हुए हैं, उन्हें रिकॉर्ड करना है यहाँ पे। इस तरीके से यह फॉर्मेट कंप्लीट होता है और लास्ट में आपका क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। ये देखिए बैलेंस, ये रहा बैलेंस सीडी। अब जो भी बैलेंस निकलेगा वो कैश और बैंक का होगा। ये कैश और बैंक के जो बैलेंसेस हैं इन्हें आपको बैलेंस शीट बनाते समय एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है, यही इनके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्लोजिंग बैलेंस होंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है साइलेंट फीचर, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे दिए हुए हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। देखिए उससे समझते हैं। साइलेंट फीचर में पहले दिया है, इट इज़ अ समरी ऑफ द कैश बुक। ये कैश बुक की समरी है, मैंने पहले ही बता रखा है। इट्स फॉर्म इज आइडेंटिकल विद दैट ऑफ द सिंपल कैश बुक विदाउट डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम्स with debit and credit sides. Receipt are recorded on the debit side while payments are entered on the credit side। ठीक है, हमें पता है ये। इट शोज द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल रिसिप्ट। देखिए यहाँ पे वर्ड है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ ऑल रिसिप्ट। ऑल रिसिप्ट का मतलब समझे आप कैपिटल और रेवेन्यू एंड पेमेंट्स irrespective ऑफ द पीरियड ऑफ टू विच दे पर्टेन। मैंने पहले ही बता रखा है कि किसी भी ईयर का है, यदि इस साल रिसीव हुआ है तो इसी साल रिकॉर्ड करेंगे, किसी भी ईयर का पेमेंट था वो इस साल पेमेंट कर रहे हैं तो इस साल रिकॉर्ड होगा। कहने का मतलब ये है वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, यदि उसका एग्जीक्यूशन इस साल हो रहा है, इस अकाउंटिंग ईयर में हो रहा है तो उसे रिकॉर्ड करना है। फिर आप देखिए फॉर एग्जाम्पल इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन मार्च 31, 2007 वी रिकॉर्ड द टोटल सब्सक्रिप्शन। ये आप दिया एग्जाम्पल दिया, आप समझ लीजिएगा इसे, मैंने आपको समझा रखा है। इट इंक्लूड्स ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट वेदर दे आर ऑफ कैपिटल नेचर और ऑफ रेवेन्यू नेचर है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है। और नो डिस्टिंक्शंस इज मेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेड इन कैश और थ्रू बैंक। किसी प्रकार कोई अंतर नहीं किया जाएगा, चाहे वो ट्रांजेक्शन कैश में हुआ हो या बैंक में हुआ हो, विद द एक्सेप्शन ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस एंड द टोटल अमाउंट ऑफ ईच रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज पेमेंट इज सोन इन द अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले बता रखा था कि यदि फेवरेबल ओपनिंग बैलेंस है तो डेबिट में आएगा, और अनफेवरेबल है जैसे कि आपको ओवरड्राफ्ट के रूप में तो उसे आप क्रेडिट साइड में लिखना होगा, उसे आपको क्रेडिट साइड में लिखना होगा। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नो नॉन कैश आइटम्स सच एज डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एक्सेट्रा आर शोन इन दिस अकाउंट। इस अकाउंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय आपको किसी भी प्रकार का नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करना है, जिसका एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, एक्रूड एक्सेट्रा है। It begins with opening balance of cash in hand and cash at bank or OD and closes with the year end balance of cash in hand, cash at bank or bank OD. In fact, the closing balance in this account difference between the total amount of receipt and payment debit side opening balance और total receipt से टोटल करके माइनस करेंगे पेमेंट्स को, तो जो भी निकलेगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा, विच इज यूजुअली अ डेबिट बैलेंस ऑफ रिफ्लेक्ट कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक अनलेस देयर इज अ बैंक ओडी। देखिए यदि डेबिट साइड रिसिप्ट साइड ज़्यादा आता है और पेमेंट साइड कम आता है तो यहाँ पे जो बैलेंस निकलेगा क्लोजिंग बैलेंस वो फेवरेबल बैलेंस है। चूँकि रिसिप्ट ज़्यादा है पेमेंट कम है इसलिए फेवरेबल है, और यदि पेमेंट ज़्यादा है रिसिप्ट कम है तो ये अनफेवरेबल बैलेंस शो करेगा, बैंक ओडी को शो करेगा। इस प्रकार से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो थियोरेटिकल पोर्शन है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के साथ वो कवर होता है। अब यहाँ पे दे रखा है कि व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। चलिए अब हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले टेक द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एंड एंटर देम ऑन द डेबिट साइड। देखिए क्या बोला गया है, सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का लेना है, उन्हें डेबिट साइड लिखना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। इन केस देयर इज द बैंक ओडी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इंटर द सेम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। मैंने बता रखा है कि यदि अनफेवरेबल बैलेंस है बैंक ओडी का तो उसको आपको ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखना होगा। स्टेप 2 बोल रहा है सो द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल रिसिप्ट ऑन इट्स डेबिट साइड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। और आपको क्या करना है, जो भी टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है चाहे वो किसी भी नेचर का हो उसको डेबिट साइड में आपको लिखना है। एंड वेदर दे पर्टेन टू पास्ट, करेंट एंड फ्यूचर, चाहे वो किसी भी अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है, यदि वो एक्चुअल में रिसीव हुआ है तो उसको आप डेबिट साइड रिसिप्ट में दिखाइए। फिर सो द टोटल अमाउंट्स ऑफ ऑल पेमेंट्स ऑन इट्स क्रेडिट साइड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। उसी तरीके से जो भी कैश पेमेंट
हुए हैं, चाहे वो किसी भी नेचर के हों, चाहे किसी भी अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हैं, उन्हें आपको क्रेडिट साइड पेमेंट में रिकॉर्ड करना होगा। और नन ऑफ रिसीवेबल इनकम एंड पेबल एक्सपेंसेस टू बी इंटर्ड इन दिस अकाउंट एज दे डू नॉट इन्वॉल्व इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को ना तो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में, ना ही क्रेडिट साइड। ठीक है। Find out the differences between the total of debit side and the total of credit side of the account and enter the same on the credit side as the closing balance of cash and bank. In case, however, the total of the credit side is more than of the total of the debit side, so the difference on the debit side as bank OD and close the account. कहने का मतलब ये है, जैसे ही आप स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 कंप्लीट कर लेते हैं, आपको क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर निकालना है। यदि रिसिप्ट साइड ज़्यादा आ रहा है और पेमेंट साइड कम आ रहा है, तो वह बैलेंस जो होगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा और उसे आपको क्रेडिट साइड में पेमेंट में लास्ट में आपको लिखना होगा। यदि क्या बोलते हैं, आपका पेमेंट ज़्यादा दिख रहा है और रिसिप्ट कम दिख रहा है, तो यहाँ पर जो बैलेंस निकलेगा क्लोजिंग का वो अनफेवरेबल होगा, ओडी को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए आपको उसे रिसिप्ट के ही लास्ट में लिखना होगा। इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो रूल है, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, वो कवर होता है। अब आप घर पे आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए और थ्योरम को अच्छे से रिवाइज करिए। और जो भी कुछ डाउट्स हैं आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं, और यदि कहीं पे कोई डाउट है आप बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ।